हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत है। अभी तक के पिछले वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 उसके सारे क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद 1.2 उनमें हमने इनवर्स फंक्शन का एक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना वो सीखा था और प्रतिलोम फलन ज्ञात करना हमने सीखा था। ठीक है, अब आज है प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार देखो, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, पहला गुणधर्म है कि एकेकी आच्छादक फलन का जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। ये क्या बताता है कि जो भी दिया गया फलन यदि एकेकी आच्छादक है तो उसका प्राप्त प्रतिलोम फलन वो एक ही प्राप्त होगा। यानी उसका प्रतिलोम फलन कितना होगा? एक, केवल और केवल एक ही होगा। एक एकेकी आच्छादक फलन है, कोई फलन यदि मान लो एकेकी आच्छादक दे रखा है और उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के बारे में कहे तो हमारे पास एक ही प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कैसे। यदि f a टू b में एकेकी आच्छादक फलन है तो f इनवर्स जो होगा b टू a केवल और केवल एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, f इनवर्स b टू a केवल और केवल एक, ठीक है, प्रतिलोम यानी कि f इनवर्स विद्यमान होगा। ये हमने लिख लिया। अब इसको हम वेन डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। देखो, यदि मैंने यहां पर बनाया 1 2 3 4 और यहां लिख दिया ए बी सी डी, और ये फलन हो गया एफ ए टू बी, ये कैसा है? एक एक आच्छादक फलन है, एक एक आच्छादक फलन है। तो इसके द्वारा एफ इनवर्स यदि बनाया जाएगा तो बी टू ए होगा। बी टू ए एफ इनवर्स बी टू ए, तो उल्टा लिख देंगे, बस बी इधर आ जाएगा और ए इस साइड में आ जाएगा, ए बी सी डी, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, और दो हो गए इसमें सी से, 3 बी से और 4 डी से। तो यहां पर यदि देखा जाए कि ये बस फर्क कितना हुआ, फर्क ये हुआ कि ए से बी जा रहा था तो ये कहां से जाएगा? बी से ए में जाएगा। एक एक आच्छादक फलन है, यदि 1 2 3 4 का कॉन्टेक्ट या इनका संबंध ए बी सी डी से हो रहा है तो सीधी सी बात है ए बी सी डी का संबंध किससे होगा? 1 2 3 4 से होगा उल्टा लिखने पर। तो इसका मतलब एक एक आच्छादक फलन दे रखा है तो उसका प्रतिलोम कितना हुआ? प्रतिलोम फलन भी एक ही हुआ, एक ही प्राप्त हुआ। ऐसा तो है नहीं कि हम ए को बी से कनेक्ट कर देंगे, दो को ए से कनेक्ट कर देंगे, ऐसा होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? कारण क्या है कि पहले से हमें पता है कि 1 ए से, 2 सी से, 3 बी से, 4 डी से, बस रखना क्या है? इनको उल्टा ही तो रखना है, यानी क्रमित युग्म को ऑलरेडी उल्टा ही करना है। कैसे? यदि ये क्रमित युग्म ऐसा होता 1 ए 2 सी 3 बी और 4 डी और ये एक एक आच्छादक है तो इसका इनवर्स क्या हो जाता? इसका इनवर्स हो जाता A1 C2 B3 और D4। सीधी बात है कि बस हुआ क्या, क्रमित युग्म में तो चेंज हुए
तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रमित युग्म में चेंज क्या हुआ, प्रांत और से प्रांत परस्पर चेंज हुआ, एफ इनवर्स बन गया। यानी एक एफ का एक ही एफ इनवर्स प्राप्त होगा, ये पहला गुणधर्म है। तो एक बार इस गुणधर्म को अच्छे से लिख लो। इसी का दूसरा गुणधर्म देखिए, एक एक की आच्छादक फलन व इसके प्रतिलोम फलन को यदि संयुक्त किया जाए, संयुक्त का मतलब संयुक्त फलन बनाया जाए, तो तत्समक फलन प्राप्त होता है। कौन सा फलन प्राप्त होता है? तत्समक फलन प्राप्त होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि f जो है वो a टू b में परिभाषित एक एक की आच्छादक फलन है। ये कैसा है? एक एक की आच्छादक फलन। तो इसका इनवर्स विद्यमान होगा, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा? b टू a में परिभाषित, b टू a में विद्यमान होगा, विद्यमान होगा। ठीक है, f a टू b एक एक के आच्छादक फलन है, तो f इनवर्स b टू a में विद्यमान होगा। और यहां पर यदि तत्समक फलन की बात की जाए तो तत्समक फलन दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा IA जो होगा a टू a, ये हो गया तत्समक फलन। दूसरा हो जाएगा IB जो b टू b। तत्समक फलन जो मैंने बताया था कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का स्वयं ही प्रतिबिंब होता है, यानी प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित होता है, यानी प्रांत भी वही हो, से प्रांत भी वही हो। ठीक है, यदि मैं ए समुच्चय लेके बनाऊं तो ए ही प्रांत होगा, ए ही से प्रांत होगा, यानी एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भी स्वयं होगा, तो ये ए होगा। यदि मैं बी लेके बनाऊं तो बी टू बी होगा। ये दोनों क्या हो गए? तत्समक फलन। अब कंडीशन क्या दे रखी है, शर्त गुणधर्म क्या है कि एक एक के आच्छादक फलन में इसका प्रतिलोम फलन को संयुक्त किया जाए तो तत्समक फलन प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं कि मैं एफ ओ एफ इनवर्स, यदि एफ ओ एफ इनवर्स करके देखूं तो क्या हमें तत्समक फलन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं एक बार, एफ ओ एफ इनवर्स। तो यहां पर अंदर कौन बैठ रहा है? अंदर बैठ रहा है एफ इनवर्स। तो इसका क्या देखेंगे? इसका देखेंगे परिसर। इसका क्या देखेंगे? परिसर। तो मैं लिख दूं एफ इनवर्स का परिसर, एफ इनवर्स का परिसर जो क्या है? बिलोंग्स टू ए। उप समुच्चय है एफ का प्रांत, ये हमने नियम पहले ही देखा था, एफ का प्रांत भी क्या है? ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ओ एफ इनवर्स ये विद्यमान होगा। अब ये विद्यमान कहां से कहां में होगा? तो देखो अंदर बैठ रहा है एफ इनवर्स, तो इसको देखेंगे, देखो ए से बी और बी से सी। समझो ध्यान से, देखो ए से बी, यदि इसको स्मॉल लिख के बताऊं, ए से बी और ये बी से सी, तो उत्तर कितना होना चाहिए? ए से सी होना चाहिए। तो उत्तर कितना गए? बी टू बी, बी टू बी में विद्यमान होगा। और बी टू बी क्या? देखो बी टू बी है आई बी। क्या है? बी टू बी, बी टू बी का मान देख लो, ये किसके बराबर है? आई बी के बराबर है। इसका मतलब एफ ओ एफ इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ ओ एफ इनवर्स बराबर हो जाएगा आई बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यानी कि एफ और एफ इनवर्स को संयुक्त किया तो प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त ये हमारे पास हुआ तत्समक फलन प्राप्त हुआ, तत्समक फलन प्राप्त हो चुका है। ठीक है, यदि मैं एफ इनवर्स को आगे रखूं, एफ इनवर्स को आगे रखूं और एफ को अंदर की तरफ रखूं, तो भी क्या तत्समक फलन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो एक बार ये भी देख लेते हैं। यानी इस बार में एफ का परिसर और एफ इनवर्स का प्रांत करके देख लेता हूं। यानी एफ का परिसर जो क्या है? बी उप समुच्चय है एफ का, देखो एफ का परिसर जो बिलोंग्स टू बी और एफ इनवर्स का प्रांत जो वैसे ही बराबर ही होगा। परिसर एफ का परिसर एफ इनवर्स का प्रांत हमने देखा ही था पहले। तो अतः अब यहां पर देखो एफ इनवर्स ऑफ एफ, अंदर कौन बैठेगा? जिसका परिसर लिया, एफ का परिसर लिया तो अंदर एफ बैठेगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ये कहां से कहां में होगा? देखो इसको मैंने ले लिया ए से बी
और ये ले लिया बी से सी, तो उत्तर क्या आना चाहिए, ए से सी, यानी ए से ए क्या आना चाहिए, ए से ए आना चाहिए, यानी ए से ए में विद्यमान होगा। और ए से ए में विद्यमान होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आई ए फंक्शन प्राप्त हो गया। देखो आई ए फलन प्राप्त हो गया, यानी कि तस्मक फलन प्राप्त हो गया। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ बराबर क्या गया, आई ए प्राप्त हो चुका है, यानी कि यहां पर भी क्या प्राप्त हुआ, तस्मक फलन, तस्मक फलन। तो यहां से गुणधर्म नंबर सेकंड से पता चला हमें कि फलन और उसका प्रतिलोम फलन, फलन और प्रतिलोम फलन को संयुक्त किया जाए, यानी संयुक्त फलन बनाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, संयुक्त फलन बनाया जाए तो हमेशा तस्मक फलन प्राप्त होता है। कौन सा फलन प्राप्त होता है, चाहे एफ इनवर्स अंदर रखो चाहे बाहर रखो, तो प्राप्त क्या हो रहा है, तस्मक फलन प्राप्त हो रहा है। ये था गुणधर्म नंबर सेकेंड, तो एक बार इसे समझ के लिख लो। गुणधर्म नंबर 3 देखिए, एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एकेकी आच्छादक होता है। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, ठीक है, यानी एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी क्या होगा, इसका इनवर्स भी क्या होगा, एकेकी आच्छादक होगा, जो हमने उदाहरण के अंदर पहले ही देखा है। तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। मान लो कोई एफ फलन है, एकेकी आच्छादक है, ठीक है, तो 1 2 n 3 4, सीधा सीधा ही बता देता हूं, ये है एकेकी आच्छादक। यदि मैं इसका एफ इनवर्स बनाऊं, ठीक है, ये ए से बी था तो एफ इनवर्स बी से ए हो जाएगा, 1 2 3 4, इसको ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी, यहां हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो सीधी बात है यहां पर कि एफ फलन एकेकी आच्छादक था, यानी प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, क्लियर। उसके साथ कि से प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में कम से कम एक पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, यानी कि यहां पर ये हुआ कि इधर वाले जितने भी अवयव है प्रांत के सभी इधर वाले अवयव से कनेक्टेड है, और इधर वाले जितने भी अवयव है सारे के सारे इधर वाले अवयव से कनेक्टेड है, यानी लेफ्ट से राइट भी सारे अवयव कनेक्टेड है और राइट से लेफ्ट भी कनेक्टेड है। यदि मैं इसको उल्टा भी लिखूं तो बात तो वही हो गई ना कि लेफ्ट वाला राइट में आ गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया, यानी कि प्रत्येक अवयव कनेक्टेड ही रहा, जैसा था वैसा ही रहा, यानी इधर से भी कोई अवयव नहीं छूटा, ठीक है। तो प्रांत का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड हो रहा है इससे, साथ में इधर से भी प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान एफ इनवर्स के लिए। तो ये यदि एकेकी आच्छादक था तो उसका एफ इनवर्स भी क्या हुआ, एकेकी आच्छादक हुआ, एकेकी आच्छादक, ठीक है। यदि ये एकेकी आच्छादक है तो उसका एफ इनवर्स भी क्या है, एकेकी आच्छादक है। तो एक बार इसे लिख लो। चलो गुणधर्म नंबर 4 देखते हैं कि यदि एफ ए जी दो एकेकी आच्छादक फलन है, उनका संयुक्त फलन जीओ एफ परिभाषित है, तो जीओ एफ का प्रतिलोम विद्यमान होगा। कारण क्योंकि एफ और जी दो एकेकी आच्छादक है, तो हमने संयुक्त फलन के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था कि यदि दो फलन एकेकी आच्छादक फलन है तो उनका संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होगा। तो जीओएफ भी क्या होगा, एकेकी आच्छादक होगा। जब जीओएफ एकेकी आच्छादक हो गया तो हम प्रतिलोम की शर्त जानते हैं, यदि दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो जीओएफ एकेकी आच्छादक है तो जीओएफ का प्रतिलोम विद्यमान होगा, तथा कंडीशन क्या होगी कि जीओएफ इनवर्स बराबर होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। कहने का मतलब यदि गॉफ का इनवर्स निकाला जाए तो एफ का इनवर्स, यानी पहले एफ का इनवर्स फिर संयुक्त फलन हो जाए जी का इनवर्स, यानी कि गॉफ का इनवर्स क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, यानी कि पीछे वाला पहले आगे आ जाएगा उसका इनवर्स, फिर ओ जी इनवर्स आगे वाला पीछे चला जाएगा, और इन दोनों का इनवर्स का संयुक्त करेंगे तो ये बराबर प्राप्त होगा। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे बाद में, ठीक है। तो अगला गुणधर्म समझो, गुणधर्म नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। एकेकी आच्छादक फलन में इसका प्रतिलोम फलन के आलेख जो होते हैं, यानी ग्राफ परस्पर y बराबर x के सापेक्ष क्या होते हैं, सममित होते हैं।
अर्थात आलेख जो होंगे y बराबर x के सापेक्ष कैसे होंगे, दर्पण प्रतिबिंब होंगे। ये जो गुणधर्म है आपकी बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए फायदेमंद है। देखो कि एकीकी आच्छादक फलन और इसका प्रतिलोम फलन, इनका यदि ग्राफ खींचा जाए तो परस्पर y बराबर x के सापेक्ष सममित होंगे, ठीक है। यानी y बराबर x वाली रेखा खींची जाए, उसके ऊपर और उसके नीचे जो ग्राफ बनेगा वो सेम ही बनेगा। यहाँ कह सकते हैं y बराबर x के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब होंगे। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब जैसा उसके ऊपर बना हुआ है वैसा ही उसके नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लो मैंने कोई फलन ले लिया f(x) बराबर a की घात x और a इज ग्रेटर देन 1। अब ये किसी कंडीशन के लिए मान सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फलन है मतलब एकीकी आच्छादक फलन है किसी कंडीशन के लिए। यदि मैं इसका आपके यहाँ पर बनाना चाहूं कि इसका इनवर्स बनाना चाहूं तो इनवर्स कैसे बनेगा, देखो इनवर्स बनाने के लिए मैं इसको fx बराबर y मान लेता हूं, ठीक है, fx बराबर y, तो a की घात x बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा log a बेस पर y प्राप्त हो जाएगा, log a बेस पर y प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने पहले लिखा था कि x किसका मान होता है, x मान होता है f इनवर्स y। देखो यहाँ से कि x बराबर हो जाता है f इनवर्स y हो जाता है, ठीक है, एक और दो, तो एक वे दो से, समीकरण नंबर एक वे दो से, तो f इनवर्स y का मान हो जाएगा log a बेस पर y। तो इसका मतलब f इनवर्स x क्या हो गया, f इनवर्स x हो गया log a बेस पर x हो गया, log a बेस पर x हो गया, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिखा देता हूं, यानी कि इसका कितना प्राप्त हो गया कि f इनवर्स log a बेस पर x हो चुका है, ठीक है। यहां पर a इज ग्रेटर देन 1। अब यहां देखो log लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है, ये log है, ठीक है। अब यहां देखो कि f इनवर्स x का मान log a बेस पर x आया और fx का मान a की घात x प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं ग्राफ बनाऊं किसके सापेक्ष, y बराबर x के सापेक्ष, ठीक है, तो पहले मैं यहां पर देख लूं कि y बराबर x का ग्राफ क्या होगा। y बराबर x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये y बराबर x का ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है, ये y बराबर x। अब a की घात x का ग्राफ जो हमने 11th क्लास के अंदर देखा था, a की घात x का ग्राफ जब a इज ग्रेटर देन 1 होता है, a इज ग्रेटर देन 1 होता है तो a की घात x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होती है, देखो कि यहाँ पर कौन जीरो होगा, x बराबर जीरो होगा, तो x बराबर जैसे जीरो लिखोगे, यहाँ पर x का मान जैसे जीरो लिखो तो a की घात जीरो, और a की घात जीरो का मतलब होता है 1। क्लियर, ये था इसका किसका, a की घात x का, ये fx का फलन था, a की घात x है। अब इसी के अंदर देखो यदि मैं f इनवर्स का ग्राफ बनाऊं तो ये भी हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, f इनवर्स का ग्राफ, f इनवर्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखो यहां पर वैल्यू देखो, यहां पर यदि देखो तो y जीरो होगा, y जीरो होने का मतलब देखो y जीरो होने का मतलब ये वाला फलन पूरा जीरो होगा, कब होगा, जब x बराबर कितना रख दूं, 1 रख दूं, तो x बराबर 1 रख दूं तो 1,0, और ये प्राप्त हुआ हमारे पास f इनवर्स x, ये हो गया log a बेस पर x का ग्राफ, और ये हो गया fx बराबर a की पावर x का ग्राफ। तो दोनों ग्राफ को यदि आप देखो दर्पण प्रतिबिंब, यदि मान लो ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण का मतलब आपको मिरर कह सकते हो, देखो तो इसका ऊपर वाला जो ग्राफ आया उसको पलट दो तो कुछ इसी प्रकार से देखो ये f इनवर्स प्राप्त हो रहा है, यानी कि fx यदि ग्राफ को पलट के देखें तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, यानी ये सम्मित हो गया y बराबर x के सापेक्ष, जैसे ऊपर बना था वैसे ही नीचे बना, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब के रूप में बना है। तो ये था पांचवा गुणधर्म। ध्यान रखना है कि एकीकी आच्छादक फलन में इसके प्रतिलोम के जो आलेख होते हैं परस्पर y बराबर x के सापेक्ष सममित होते हैं, अर्थात y बराबर x के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, तो एक बार इसे लिख लो। चलो अब एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, यदि फलन f R से R में परिभाषित यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या
और एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो तो एफ इनवर्स 8 तथा एफ इनवर्स 9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमने पहले उदाहरण के अंदर पहले हमने थ्योरी के अंदर कुछ एग्जाम्पल किए थे उसी प्रकार से ये भी करने हैं। और ये ध्यान रखना ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी यदि बोर्ड वाले विद्यार्थी देख रहे हैं तो ये इस साल 2020 के लिए जो अभी एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां पर एफ एक्स बराबर तो एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते क्या है कि एफ एक्स बराबर वाई तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, एक्स बराबर क्या होता है एफ इनवर्स वाई, तो इसको लिख दो यहां पर एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। क्लियर, एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स। अब एफ इनवर्स वाई की जगह कितना 8, तो ये तो गया एक्स। एफ इनवर्स को जो भी उसको हमेशा एक्स के बराबर माना। ठीक है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा एफ एक्स। एफ इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 8 इधर चला जाएगा तो 9 माइनस 8 और इधर कितना हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 प्राप्त हो गया है। ये हमारा प्राप्त हुआ मान। अब यहाँ पर ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के जो हल निकालते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा, शिरदराचार्य विधि के द्वारा, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो देखो अब यहां पर मैं शिरदराचार्य सूत्र लगा दूं तो शिरदराचार्य सूत्र होता है क्या नॉर्मली, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो x बराबर b की जगह कितना है 5 है तो यह हो जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 4ac, a का मान यहां पर 1 है। ठीक है, और c का मान भी 1 है अपॉन 2a का मान कितना है 1 है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको आगे करते हैं, देखो कि x बराबर कितना आया माइनस के 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4/2 हो जाएगा। तो -5 25 माइनस 4 का मतलब हो जाएगा 21/2। तो x के मान बने क्या, x के दो मान, एक बार प्लस लेने से और एक बार माइनस लेने से, ये दो मान बन गए। ठीक है ना। ये दो मान बन गए। ठीक है, ये दोनों मान यदि देखा जाए तो दोनों क्या है r से रिलेटेड है, यानी कि ये दोनों जो मान है वो बिलोंग्स टू क्या है r से रिलेटेड है। क्लियर। और x के बराबर ही किसका मान था f इनवर्स 8 का मान था, तो f इनवर्स 8 या 8 इसका मान हो जाएगा कितने प्राप्त हुए x के दो मान, यानी एक तो माइनस और दूसरा ये इसके बीच में प्लस, ये प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब आपको निकालना f इनवर्स 9, f इनवर्स 9 का मान। देखो माना f इनवर्स y बराबर x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहां f इनवर्स y के बराबर f इनवर्स 9 है, वो हो जाएगा x। ठीक है, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा fx, तो 9 बराबर हो जाएगा हमारे पास fx का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। अब यहां पर कॉमन कितना ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x cos x प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार x बराबर 0 और दूसरा यहां करके x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से बराबर हो गया x बराबर -5, तो उत्तर कितना गया 0 या -5।
ये दोनों जो है यदि देखा जाए दोनों के अंदर ये दोनों जो उत्तर है वो बिलोंग्स टू आर है। ये क्या है, दोनों के दोनों बिलोंग्स टू आर हो रहे हैं, यानी कि इस प्रांत के अंदर विद्यमान है। अतः एफ इनवर्स नो का मान कितना हो जाएगा, 0,-5, 0,-5, ये दो अवयव आ गए। ध्यान रखना है आपको, जब भी एफ इनवर्स का उत्तर लिखना है तो ये वाला समुच्चय लिख करके करना है। एक्स बराबर तो उत्तर आ जाएंगे, लेकिन यदि इसको दर्शाना इसके दोनों उत्तर तो समुच्चय लगा करके दर्शाना। आपको ये वाले ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं करना है, आपको ये वाला ब्रैकेट इसमें यूज करना है। ध्यान रखना है जब एफ इनवर्स निकालेंगे तो न तो ये वाला न ये वाला, आपको ये वाला, क्योंकि ये दोनों होते हैं वो समूह के लिए, मतलब जैसे अंतराल जो होता है, जैसे 1 से 5 के मध्य जितने भी उत्तर हैं, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 यदि -5, तो ये बताता है इनके मध्य के मान 0-5, ये बताता है कि इनके मध्य के मान इनके साथ साथ, जबकि ये वाला उत्तर हमें बताया केवल ये दो ही इसके आंसर प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये वाला इसमें उत्तर लिखना है। आपको ये दोनों नहीं लिखने हैं, ध्यान रखना है विशेष तौर से। तो एक बार इसे अच्छे से समझ के लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एफ आर से आर में परिभाषित एफ एक्स बराबर x² + 1, तो एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स 26 का मान। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले किया था, तो देख लेते, थोड़ा फास्ट देखते हैं इसमें कि यहाँ पर मान लेंगे, माना एफ इनवर्स y बराबर x। ठीक है, यहाँ पर एफ इनवर्स y बराबर x, या आप कह सकते हो एफ इनवर्स -5 बराबर x। अभी हमें यहाँ पर -5 वाले अवयव का प्रतिलोम निकालना है। ध्यान रखना ये एक अवयव का प्रतिलोम वाला क्वेश्चन है। अब -5 बराबर हो जाएगा एफ एक्स, और -5 बराबर एफ एक्स का मान कितना है, x² + 1, ये हमने यहाँ पे इसकी जगह लिख लिया है। ठीक है, तो ये एक इधर आएगा तो -5 और -1 बराबर x², तो x² बराबर हो गया -6, तो x बराबर प्राप्त हो गया है ±√6। अब यहाँ पर यदि देखा जाए कि √ के अंदर माइनस की संख्या आ गई, तो ये कौन सी संख्या बन गई, काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या बन गई, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, यानी कि इसको ऐसा लिख दें, और -1 इसको आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √6 आयोटा। क्या आयोटा इस वास्तविक संख्या में विद्यमान है, जबकि हमें देख के रखा वास्तविक संख्या दे रखी है, तो वास्तविक संख्या क्या है, ये वास्तविक संख्या में क्या आ रहा है, क्या इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको इतना लिख दो कि x बराबर ±√6 जो r से रिलेटेड नहीं है, r के अंदर आता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्स जो -5 आया है इसका कोई भी प्रतिलोम प्राप्त नहीं हुआ, यानी -5 वाले अवयव का कोई प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, जिसके लिए हम उसका फाई का चिन्ह लगा देते हैं। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं है, यानी कि ये खाली समुच्चय हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये फाई का चिन्ह हो जाता है, यहाँ खाली समुच्चय जो रिक्त समुच्चय के बारे में बताता है। तो ये कारण क्या हुआ, क्योंकि जो x उत्तर आया वो r में आना चाहिए था, इसके अंदर आना चाहिए था, जबकि -6 ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्लियर है, तो ये काल्पनिक संख्या होने की वजह से नॉट बिलोंग्स टू r, तो एफ इनवर्स -5 क्या हो गया, फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय प्राप्त हो गया है। सेकंड नंबर इसका एफ इनवर्स 26 निकालते हैं। तो एफ इनवर्स 26 के लिए क्या लिखेंगे कि एफ इनवर्स y बराबर x। ठीक है, तो एफ इनवर्स 26 जिसको हमने x मान लिया, तो 26 बराबर हो जाएगा एफ एक्स, और 26 बराबर हो जाएगा x² + 1 इसका मान। तो x² बराबर 1 इसमें से चला जाएगा, तो 26 - 1, तो x² बराबर 25, तो x बराबर ±5, और ये ±5 यानी प्लस के 5 और माइनस के 5 इस r के अंदर है, वास्तविक संख्या के अंदर है, तो बिलोंग्स टू r हो गया। तो एफ इनवर्स 26 का मान कितना प्राप्त हो गया, एफ इनवर्स 26 का मान हो गया, एक तो -5 भी आ गया और एक +5 भी प्राप्त हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। तो एक बार इसे समझ करके लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, यदि फलन f r से r में परिभाषित f x बराबर है x³ + 2, तो सिद्ध कीजिए f एक की आसादक है और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के अंदर,
कि इतना ही आ सकता है कि x क्यूब प्लस 2 का सिद्ध कीजिए एक ही आसाधक है, या इसका केवल प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। लेकिन जब भी क्वेश्चन इतना सा आ जाए कि x क्यूब प्लस 2 का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, तो भी हमें इसे एक ही आसाधक सिद्ध करना ही होगा, क्योंकि प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए दिया गया फलन का कैसा होना आवश्यक है, एक ही आसाधक होना आवश्यक है। यदि शुरुआत में ही लिख देते हैं कि फलन f(x) एक ही आसाधक है, तो f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। यदि शुरुआत से दे रखा है एक आसाधक है तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि शुरुआत में नहीं दे रखा है एक आसाधक, तो हमें उसे पहले एक आसाधक सिद्ध करना है, उसके बाद ही उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। अब यहां पर पहले एक की जांच, तो माना x1, x2 बिलोंग्स टू R। इस R में से दो अवयव हमने ले लिए। यदि fx1 बराबर fx2, और इस कथन को हमने सत्य माना है कि x1 और x2 पर फलन बराबर हैं, ठीक है, तो हमें एक ही सिद्ध करना है, तो x1 बराबर x2 लाना है। तो यहाँ देखो x1 क्यूब प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x2 क्यूब प्लस 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हो जाएगा x1 क्यूब और हो जाएगा यहाँ पर x2 क्यूब, क्लियर है। x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्यूब वाला फंक्शन होता है, क्यूब ले लो या विषम घात वाला जो होता है, प्लस है तो प्लस देगा और माइनस है तो माइनस देगा, क्लियर है ना। प्लस है तो प्लस देगा, माइनस है तो माइनस देगा। ध्यान रखने वाली बात है कि जो विषम घात वाले फलन होते हैं, ठीक है, यदि R से R में परिभाषित है, यदि R से R में परिभाषित है और घात यहाँ पर विषम आ रही है x की, तो वो हमेशा क्या होंगे, वो एक ही आसाधक होंगे। लेकिन यदि मान लो वो सम वाले फलन है, यानी घात उनकी सम है, तो वहां पर वो क्या होंगे, एक ही परिभाषित नहीं होगा, वो एक ही फलन नहीं होगा, क्योंकि सम वाले घात पर क्या होता है, प्लस का भी प्लस आ जाता है और माइनस का भी प्लस हो जाता है, जिससे भिन्न भिन्न अवयव का समान प्रतिबिंब हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर घात यदि विषम है तो प्लस का प्लस देगा और माइनस का माइनस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर x1 क्यूब और x2 क्यूब, तो प्राप्त हो जाएगा x1 बराबर x2, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, x1 बराबर x2, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R, उसके लिए अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन एक ही है, फलन एक ही फलन है, क्लियर। अब आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच देखो। आच्छादक की जांच में आपको मानना है, माना y बिलोंग्स टू R। इस बार y यहां से ले रखा है। अब यहां पर हो जाएगा fx बराबर, देखो fx बराबर y, यदि fx बराबर y और fx का मान कितना है, x क्यूब प्लस 2 बराबर y, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा y माइनस 2, y माइनस 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1/3, y माइनस 2 की घात हो जाएगी 1/3। अब यहाँ पर y कहां से ले रखा था, y ले रखा था r से रिलेटेड, यानी कि फॉर ऑल जो y जितने भी थे वो r से रिलेटेड थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये r से रिलेटेड है, तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर ये रखूं y का मान, तो y में जो भी मान रखूंगा r से लेकर के, तो कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा, और मान किसका होगा, x का। तो इसका मतलब y माइनस 2 की घात 1/3, ये भी जो मान आएगा, यदि y बराबर r रखा, वास्तविक संख्या रखी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या ही आएगा। जैसे मान लो मैंने रख दिया यहाँ पर आपके 9 लिख दिया, तो 9 में से 10 लिख दिया, 10 में से 2 चले गए, तो 8 की घात 1/3, जिसका उत्तर हो गया 2। यानी जो भी उत्तर आएगा वो वास्तविक संख्या आएगा, चाहे पॉइंटों में आए, ठीक है, दशमलव के अंदर आए, उत्तर किस में आएगा, वास्तविक संख्या में। यानी ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू R। यानी कि ये पता चला कि y यदि वास्तविक संख्या में यहाँ पर रखेंगे, कोई भी अंक रख के देखेंगे, तो जो उत्तर आएगा दशमलव के अंदर आएगा या पूर्णांक के अंदर आएगा, प्राकृत के अंदर आएगा, कहने का मतलब वो वास्तविक संख्या के अंदर ही उत्तर आएगा।
तो यहाँ पर ये किसका मान था, x का मान था, तो प्राप्त क्या हो गया, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, तब x का मान क्या हो गया, बिलोंग्स टू r। ठीक है, और ये चीज मैंने पहले ही बताया है कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के सभी मानों के लिए, कम से कम y के प्रत्येक मान के लिए ऐसे बोल दो या इसको कि y बिलोंग्स टू r, तो भी चलेगा कि y बिलोंग्स टू r, तो कम से कम यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसका कम से कम एक अवयव तो r में आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये होता है, इस चिन्ह का मतलब, यानी y यदि मैंने r में से लिया है तो कम से कम x का एक मान भी r में प्राप्त होगा। अतः परिसर बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, परिसर बराबर प्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर ऑल लिखो तो भी चलेगा। परिसर बराबर क्या हो जाएगा, से प्रांत, ध्यान रखना, परिसर बराबर से प्रांत, जो हमें क्या बताएगा, फलन आच्छादक भी है। ठीक है, तो यहां से पता चला कि दिया गया फलन एकेकी है और आच्छादक है। ठीक है, फलन f, ठीक है, एकेकी आच्छादक फलन है। यहां पर लिख दो अतः करके कि अतः फलन f एकेकी आच्छादक क्या है, फलन है। फलन f क्या है, एकेकी आच्छादक फलन है। अतः इसका प्रतिलोम फलन, अतः f का इनवर्स विद्यमान होगा, अतः f इनवर्स विद्यमान होगा, f इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। तो f इनवर्स निकालेंगे पहले, f इनवर्स विद्यमान कैसे होगा, तो f इनवर्स निकालने के लिए वही कंडीशन हमें कि यहां पर मान लेना कि fx बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, समीकरण नंबर 1, fx बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y, जो समीकरण नंबर 1 बन गई। और fx का मान क्या है, fx का मान है हमारे पास x क्यूब प्लस 2, तो हो जाएगा y माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 2 की घात 1/3, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 वे 2 से, 1 वे 2 से यहाँ पर हमारे पास आ गया f इनवर्स y, तो हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 2, इसकी घात हो जाएगी 1/3। अब ये y के रूप में फलन था, यदि इसको हम x के रूप में बनाए तो देखो क्या बनेगा, f इनवर्स y की जगह मैंने लिख दिया x, तो यह हो जाएगा x की घात 1/3, और f इनवर्स, जहां f इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा, देखो ये a से b में था तो ये b से a में परिभाषित होगा, लेकिन यहाँ पर r और r समान है तो r टू r में परिभाषित होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो f इनवर्स हुआ है वो जैसे f था a से b तो वो था b से a, लेकिन यहाँ दोनों बराबर है तो r टू r ही रहेगा। तो इसे एक बार अच्छे से समझ के लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, ठीक है, 1.2 का लास्ट एग्जाम्पल है ये। यदि फलन f q से q यानी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में, और फलन fx बराबर 2x, और g भी q से q, ये भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में, ध्यान रखना इसका है परिमेय संख्या, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि फलन परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में g fx बराबर 2x, और g भी q से q में gx बराबर x प्लस 2। तो निम्न का सत्यापन कीजिए, निम्न का क्या करना है, सत्यापन करना है। जो हमने आपके गुणधर्म नंबर 4 लिखा था कि जीओ f इनवर्स का मान होता है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स होता है, ठीक है, तो इसका सत्यापन करना है तो हमें यहाँ पर देखना है, एक तो जीओ f फलन उसका इनवर्स विद्यमान है, कब है, जब जीओ ऑफ एक के आच्छादक होना चाहिए, और जी ऑफ एक के आच्छादक कब होगा, जब f और g एक के आच्छादक हो, क्योंकि दो फलनों का यदि दो फलन एक के आच्छादक फलन है तो उनका संयुक्त फलन भी क्या होगा, एक के आच्छादक होगा। तो हमारा एक काम रहेगा f और g को एक के आच्छादक बताना, क्योंकि साथ में रीजन देखो f इनवर्स और g इनवर्स भी आ रहा है, और f इनवर्स और g इनवर्स कब विद्यमान होगा, जब f इनवर्स यानी f भी एक के आच्छादक हो और g भी क्या हो, एक के आच्छादक हो। तो हमारा काम क्या रहेगा कि f को एक के आच्छादक बताना और g को एक के आच्छादक बताना, तभी जाके इनके f इनवर्स और g इनवर्स विद्यमान हो पाएंगे। उसके साथ अगला हमारा टारगेट रहेगा
कि जो जीओ एफ है उसको भी एक एक के आच्छादक बताएंगे, तभी जाके उसका इनवर्स विद्यमान होगा। और जीओ एफ एक एक के आच्छादक कब सिद्ध कर पाएंगे, जब एफ और जी शुरुआत से एक एक के आच्छादक दे रखे हैं, या हम इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर में। देखो कि एफ क्यू से क्यू में परिभाषित एफ एक्स बराबर 2x और जी क्यू से क्यू में परिभाषित जी एक्स बराबर x+2। तो आप इनको पूरी विधि के द्वारा, ठीक है, पहले एक एक की जांच, एफ एक्स के लिए एक एक की जांच, एफ एक्स के लिए आच्छादक की जांच, फिर उसका इनवर्स निकाला जाएगा। इसी प्रकार जी के एक एक की जांच, जी के आच्छादक की जांच, फिर इसका इनवर्स निकाला जाएगा। उसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि इनके जो ये फलन आ रहे हैं वो घात कितनी इनकी x की घात 1 है, x की घात 1 वाले फलन को बोला जाता है रैखिक फलन। और जो सामान्यतः रैखिक फलन जो होंगे सामान्यतः वो हमेशा एक एक की आच्छादक फलन होते हैं। ध्यान रखना, रैखिक फलन सामान्यतः एक एक की आच्छादक फलन होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एफ जी क्या है, रैखिक फलन है, अतः ये एक एक की आच्छादक फलन होंगे। ठीक है, कि यहां एफ व जी दोनों Q से Q में परिभाषित, यानी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में परिभाषित रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद या फलन। अतः एफ व जी एक एक की आच्छादक फलन होंगे। अतः एफ व जी दोनों एक एक की आच्छादक फलन होंगे। ठीक है, तो अतः एफ व जी दोनों एक एक के आच्छादक फलन होंगे। तो एफ इनवर्स व जी इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। एफ इनवर्स व जी इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। तो हमें एफ इनवर्स भी निकालना है और जी इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ इनवर्स निकालने के लिए माना एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, समीकरण नंबर 1। एफ एक्स का मान कितना है, 2x, तो x बराबर हो जाएगा y/2, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो एफ इनवर्स y बराबर, ठीक है, हो जाएगा y/2। तो एफ इनवर्स x लिख दो इसको, तो ये प्राप्त हो जाएगा x/2। और एफ इनवर्स वो भी Q से Q में परिभाषित ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एफ इनवर्स x। ये फलन f के लिए, फलन f का प्रतिलोम ज्ञात करना। फलन f का प्रतिलोम निकाल लिया हमने, फलन f का प्रतिलोम। इसी प्रकार फलन g का भी प्रतिलोम निकाल लेते हैं। ठीक है, फलन g का प्रतिलोम, तो उसको निकालने के लिए फिर से माना gx बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा g इनवर्स ऑफ y। इसको समीकरण नंबर 1, ये इसके लिए फलन g के लिए, तो gx का मान कितना है, x+2 बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा y-2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से g इनवर्स y बराबर हो जाएगा y-2, और y की जगह लिख देंगे x, तो हो जाएगा x-2। और g इनवर्स कहां से कहां विद्यमान हो जाएगा, q से q। और इसका कारण क्योंकि सेम ही प्रांत, सेम ही से प्रांत है,
तो जी इनवर्स का मान प्राप्त हो गया x माइनस 2। तो फलन f इनवर्स निकाल लिया, फलन g इनवर्स निकाल लिया हमने, ठीक है ना, यानी प्रतिलोम फलन f इनवर्स g इनवर्स दोनों प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास यानी ये वाली दोनों चीजें हमने निकाल लिए। अब बात आती है GOF की कि GOF फलन इसका इनवर्स कब होगा, जब f और g एक एक के आसाधक है। तो बस हम यही लिखेंगे इसके अंदर कि यहाँ यहीं से लिखा देता हूं कि फलन f व g दोनों एक एक की आच्छादक फलन है, अतः तो दोनों आच्छादक एक एक के आच्छादक फलन है, अतः GOF विद्यमान होगा, अतः इनका GOF विद्यमान है ये, ठीक है। f व g दोनों एक एक के आच्छादक फलन है, अतः GOF वो Q से Q में विद्यमान है, Q से Q में, ठीक है, परिभाषित है। Q से Q में परिभाषित। इसका कारण देखो कि f का परिसर किसका है, g का प्रांत। इसका कारण भी लिख सकते हो कि एक एक के आच्छादक फलन है, अतः GOF Q से Q में परिभाषित है, और परिभाषित होने का कारण बता सकते हो कि f का परिसर जो बिलोंग्स टू Q उप समुच्चय क्या है, g का प्रांत, ठीक है। ये कारण हमने लिख दिया यहाँ पर इसका, ठीक है। फलन f व g दोनों एक एक के आच्छादक फलन है, अतः GOF Q से Q में परिभाषित है। जहाँ कारण क्या हो गया, f का परिसर बिलोंग्स टू Q उप समुच्चय g का प्रांत। अतः गुणधर्म नंबर 4 के अंदर गुणधर्म नंबर हमने 3 पढ़ा था, संयुक्त फलन का गुणधर्म नंबर 3, यदि f व g दो एक एक के आच्छादक फलन है और GOF परिभाषित है, Q से Q में परिभाषित है, ठीक है। इसलिए GOF गुणधर्म के हिसाब से, ठीक है, ऐसे लिख दें, गुणधर्म से संयुक्त फलन के गुणधर्म से GOF भी क्या होगा, के गुणधर्म से GOF भी एक एक की आच्छादक होगा, एक एक की आच्छादक होगा। GOF भी क्या होगा, एक एक के आच्छादक होगा। तो GOF का इनवर्स भी विद्यमान होगा। जब GOF एक एक के आच्छादक होगा तो GOF का क्या होगा, इनवर्स भी विद्यमान होगा, ठीक है ना। तो GOF इनवर्स भी विद्यमान होगा, अतः GOF इनवर्स विद्यमान होगा, ठीक है। तो GOF इनवर्स विद्यमान होगा। अब हमें पहले GOF निकाल लें, फिर उसका इनवर्स निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे, GOF, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो GOF फंक्शन, GOF यानी GOF फंक्शन बराबर हो जाएगा G ब्रैकेट ऑफ fx, G ब्रैकेट ऑफ fx, fx का मान कितना है, fx बराबर है 2x, कितना है 2x। तो g का मान कितना है, x प्लस 2, तो x की जगह कितना आ जाएगा 2x, 2x प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ये किसका मान प्राप्त हुआ, GOF का GOF का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है, जहां फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Q है। ये निकला GOF का मान। अब GOF फंक्शन निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स। GOF फंक्शन का क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकलेगा, देखो इनवर्स निकालने का तरीका, माना यानी यहां पर लिख दो कि GOF का इनवर्स निकालेंगे, यानी उसका प्रतिलोम, GOF का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो देखो माना यहां पर कि GOFX ये फलन था y, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास GOF इनवर्स y। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, कितने देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब GOFX का मान कितना आया, यहां पर ये रहा मान 2 कोष्टक x प्लस 1 बराबर y, ठीक है। तो x प्लस 1 बराबर
यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 2 cos x प्लस 1 बराबर y, तो y बटे 2, क्लियर। तो x बराबर हो जाएगा, अब इसको यहाँ पर देखो x प्लस 1 बराबर y बटे 2, तो एक बार इसको यहां तक लिख लो, उसके बाद आगे करते हैं। देखो देखो कि x प्लस 1 बराबर y बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा y बटे 2 माइनस 1, तो हो जाएगा y माइनस 2 बटे 2। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके हिसाब से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से GOF इनवर्स y, और ये हो जाएगा y माइनस 2 बटे 2। अब इसकी जगह मैं x लिख दूं, तो GOF इनवर्स x बराबर, तो ये यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 बटे 2, x माइनस 2 बटे 2, क्लियर। और GOF इनवर्स कहां से कहां विद्यमान होगा, GOF इनवर्स विद्यमान होगा Q से Q में परिभाषित होगा। तो ये हमारा प्राप्त हो गया, GOF इनवर्स प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो चुका है, GOF इनवर्स प्राप्त हो चुका है। देखो अभी तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे देखें। अब GOF इनवर्स प्राप्त हो चुका है, अब इसको चाहो तो इसको फर्स्ट नंबर A और B बोल दो। ठीक है, क्योंकि GOF इनवर्स हमें लाना F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। ठीक है, तो समीकरण नंबर A बोल दो इसको, क्लियर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें F इनवर्स ऑफ G इनवर्स निकालना है, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स निकालना है। तो क्या होगा, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, जो F इनवर्स आया वो भी Q से Q में परिभाषित था, और G इनवर्स भी Q से Q में। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो कि G इनवर्स का परिसर वो है F इनवर्स का प्रांत, अतः F इनवर्स, देखो G इनवर्स का परिसर और F इनवर्स का प्रांत, तो क्या हो गया, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स Q से Q में परिभाषित होगा। ये हमने इसको भी परिभाषित करके बता दिया। ठीक है, तो अब F इनवर्स ऑफ G इनवर्स X बराबर क्या हो जाएगा, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स X। अब यहां पर देखो G इनवर्स का मान कितना है, G इनवर्स का मान कितना है, G इनवर्स का मान है, देखो यहां पर है G इनवर्स का मान x माइनस 2, कितना था, x माइनस 2 था, हमने लिखा था G इनवर्स का मान कितना था, x माइनस 2। अब इसका मान हमें लिखना F इनवर्स, और F इनवर्स क्या था आपको बताओ, तो F इनवर्स था आपके इसमें x बटे 2। ठीक है, ये था, तो यहां पर F इनवर्स का मान था हमारे पास x बटे 2, तो F इनवर्स में x की जगह कितना आ जाएगा, x माइनस 2 बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे x की जगह x माइनस 2 बटे 2, और ये क्या प्राप्त हुआ, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स x प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये था, इसको समीकरण नंबर कह देते हैं B। अब समीकरण नंबर A और B देखो, A क्या कहती है कि GOF इनवर्स बराबर x माइनस 2 बटे 2, B भी यही कहती है कि F इनवर्स ऑफ G इनवर्स x बराबर x माइनस 2 बटे 2। तो समीकरण नंबर A व B से, A व B से GOF इनवर्स बराबर हो जाएगा F इनवर्स ओ G इनवर्स। ये हमारा इसमें सिद्ध हो चुका है। यहां पर यदि आपने नोटिस किया होगा, यदि हमने यहां पर शुरुआत में लिख दिया था कि F और G रेखिक फलन है या रेखिक बहुपद है, जिस वजह से एक क्वेश्चन थोड़ा और छोटा हो गया है, देखा जाए तो छोटा उस वजह से छोटा हुआ, वरना यदि उसको भी हम एक एक के आशा तक सिद्ध करने बैठते F और G को, तो हो सकता है क्वेश्चन और लंबा हो जाता।
ठीक है, तो एक बार इसको समझ के लिख लो। आज की इस वीडियो में हमने प्रतिलोम फलन के गुणधर्म पढ़े थे और प्रतिलोम फलन के गुणधर्म के ऊपर आधारित, ठीक है, और प्रतिलोम की परिभाषा के ऊपर आधारित हमने एग्जाम्पल कर लिए थे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 और 10 ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को लिखिए, ठीक है, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।